आज हम यूनिट एंड डायमेंशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट बताने जा रहे हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो स्टार्ट तो होता है 11th में, लेकिन ये एंड होता है 12 के अंत में। जितना फिजिकल क्वांटिटीज पूरे फिजिक्स में है, सभी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट पढ़ना है, उनका डायमेंशन जानना है। इसलिए आज ये लास्ट वीडियो हम बताएंगे। फिर जैसे जैसे 11th में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नए क्वांटिटीज आते जाएंगे, फिर हम लोग 12 में पढ़ेंगे, नए क्वांटिटीज आते जाएंगे, वैसे वैसे सब का यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी, डायमेंशनल कांस्टेंट। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे। यहाँ हम डिफिनीशन नहीं बताएंगे, केवल फॉर्मूला बताएंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हम लोग यहाँ केवल फॉर्मूला जानेंगे और उस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसका यूनिट पढ़ेंगे। कैपिटल जी से इसको डिनोट किया जाता है। एक चीज जान लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना था 9th में। क्या पढ़ना था, एक बार रिकॉल कीजिए। जो लोग नहीं पढ़े थे जान लीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में था कि दो पार्टिकल्स जिनके पास मास है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। दो पार्टिकल जिनके पास मास है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन का मानना था, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दोनों के बीच में, वो उसका मैग्नीट्यूड, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, मीनिंग ये है कि अगर मास m1 और m2 का वैल्यू अधिक है तो फोर्स अधिक लगेगा, और इस दोनों का वैल्यू अगर कम है तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मीनिंग है। और दोनों पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पर हैं, पार्टिकल भी हो सकता है, बड़ी वस्तु भी हो सकती है, बड़ा बॉडी हो सकता है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर r का वैल्यू कम है तो F ज्यादा है, अधिक है। कहने का मतलब है कि दोनों पार्टिकल्स अगर कम दूरी पर हैं तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक लगेगा। अधिक दूरी पर हैं, R का वैल्यू अधिक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। दोनों को मिलाकर हम लोग लिखते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है कैपिटल G, और यही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो
इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमको फॉर्मूला पहले निकालना है और तब उसके आधार पर हमको यूनिट लिखना है। तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, खुद देख लीजिए। G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2। G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई मास इंटू मास। आप मास का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला मिल गया। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब एसआई यूनिट लिखना है, तो एसआई यूनिट आप खुद लिख सकते हैं। अब आप इतना कुछ जान चुके हैं कि एसआई यूनिट खुद लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, खुद देख लीजिए। एसआई यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि मीटर स्क्वायर बाई मास इंटू मास, यानी कि केजी इंटू केजी। कहने का मतलब है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या लिखिएगा, सीजीएस यूनिट लिखिएगा, न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, और केजी के जगह पर ग्राम हो जाएगा। न्यूटन की जगह डाइन हो गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो गया, और ग्राम की जगह ग्राम हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको दोबारा मत लिखिएगा, केवल इसको लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वांटिटी है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लांक नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट, यह क्या है, थोड़ी सी जानकारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे 12 में, जब डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ेंगे तब। तो यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए कि क्या है, थोड़ी सी जानकारी। कहने का मतलब यह है कि सन लाइट में जो एनर्जी है वह हम तक कैसे पहुंचती है। सनलाइट का जो एनर्जी है
वह हम तक कैसे पहुंचती है, या सनलाइट ही नहीं, किसी भी लाइट का एनर्जी हम तक कैसे पहुंचती है। बचपन में आप भी पढ़े, हम भी पढ़े कि लाइट जो है रे के रूप में ट्रेवल करती है। ठीक है, 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होइएगा, 12 में पढ़िएगा कि लाइट वेव के रूप में आगे बढ़ती है, वेव के रूप में ट्रेवल करती है। और उसी 12th में वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद जो चैप्टर है उसमें यह पढ़ना है कि लाइट का जो एनर्जी है वह पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करती है। वह पार्टिकल एक्चुअली पार्टिकल नहीं है, वह क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। क्या है वह पार्टिकल, पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसका नाम है फोटॉन। ठीक है, क्या नाम है उसका, फोटॉन। और फोटॉन का एनर्जी कितना है सो देखिए, उस फोटॉन के पास कितनी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू। फोटॉन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटॉन E इक्वल टू एच न्यू। निश्चित रूप से एनर्जी को E से डिनोट किए, एच प्लांक कांस्टेंट, यह न्यू क्या था, हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में कि यह जो न्यू है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। इसमें E एनर्जी है, वेयर E एनर्जी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमको तो एच चाहिए। एच के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा, एच के लिए फॉर्मूला मिलेगा E बाई न्यू, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होगा, प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटा आवृत्ति। ठीक है, अब एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, प्लांक नियतांक का खुद देख लीजिए, आप लिख सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। अब मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना जान चुके हैं कि आप खुद लिख सकते हैं। तो एनर्जी का क्या था यूनिट, एनर्जी का यूनिट था जूल। एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं, लाइट पड़ता है शायद। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। एसआई यूनिट जूल बाई हर्ज। हर्ज कितना होता है, सेकेंड माइनस 1। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है, और वह हर्ज सेकेंड माइनस 1 के बराबर है। अब ये सेकेंड माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा जूल सेकेंड। एक हाइफन है यहां पर, माइनस का चिन्ह नहीं है, ये हाइफन है, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। यही हो गया यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया, नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट ये क्या है देख लीजिए।
गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आर से रिप्रेजेंट किया जाता है गैस कांस्टेंट को, गैस नियतांक, गैस नियतांक। ठीक है, ये क्या है? तो ये बताने से पहले कुछ चीज हम आपको बता दें। पढ़िएगा डिटेल केमिस्ट्री में, हम भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब बताएंगे तो हम भी इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन अधिक पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो गैस कांस्टेंट क्या है यह जान लीजिए। मान लीजिए ये कोई वेसल है सिलिंड्रिकल, जिसमें ढक्कन न होकर के ये एक पिस्टन है, ढक्कन न होकर के ये एक पिस्टन है जो फिक्स भी रह सकता है और ऊपर की ओर गैस का वॉल्यूम बढ़ने पर फिसल भी सकता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें गैस लिया गया, मान लीजिए इस सिलिंड्रिकल ट्यूब में, इस सिलिंड्रिकल वेसल में गैस लिया गया और ये ढक्कन जो है, जो इसका शटर है ढक्कन, वो फिक्स है। क्या है? वो फिक्स है। सपोज दैट यह फिक्स है। अब यहां हम लोग इसको गर्म करना शुरू किए। क्या किए हम लोग? गर्म करना शुरू किए, स्टार्ट किए गर्म करना, यानी कि इस गैस का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते गए। क्या होगा? ये जो ढक्कन है इस पर गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये ढक्कन फिक्स है, इस कंडीशन में ये ढक्कन फिक्स है, गैस का प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस फैलना चाहेगा, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, लेकिन ये ढक्कन फिक्स है इसलिए प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P प्रेशर, T टेम्परेचर। दूसरा कंडीशन, इस बार हम वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हैं और प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं। इस कंडीशन में प्रेशर बढ़ रहा था, इस बार ये जो पिस्टन है ये फिसलने वाला है। तो गैस को गर्म कीजिएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन फिसल के ऊपर की ओर बढ़ेगा। पिस्टन फिसल के ऊपर की ओर बढ़ेगा। सपोज दैट पहले यहां था, अब फिसल के ऊपर चला गया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। कब? जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया तब। इस बार प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पर प्रेशर बढ़ रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया तो वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ने लगा। तो यह पाया गया, इट इज फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाते गए तो वॉल्यूम बढ़ता गया। दोनों को मिला के हम लोग लिखेंगे, क्या होगा? PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या लिखेंगे हम लोग? PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। एक ही बात बताते आए हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, और वह कांस्टेंट क्वांटिटी यहां पर क्या है? R है, जिसको हम लोग गैस कांस्टेंट कहते हैं। वह कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है? R है, जिसको हम लोग गैस कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं गैस इक्वेशन। किसके लिए? 1 मोल गैस के लिए। इसमें जो हम लोग गैस लिए थे, कितना लिए थे? 1 मोल गैस लिए थे। 1 मोल गैस के लिए ये गैस कांस्टेंट R हो गया। ठीक है,
अगर n मोल लेंगे तो यहां पर nRT हो जाएगा। अगर गैस का n मोल लेंगे हम लोग, n यानी n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी, 2 3 5 4 कुछ भी, तो गैस इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ ए गैस, किसी गैस के n मोल के लिए समीकरण क्या होगा? PV इक्वल टू nRT। हमको किसके लिए फॉर्मूला चाहिए? R के लिए, गैस कांस्टेंट R के लिए। देयरफॉर R इक्वल टू PV बाई NT। क्या मिल रहा है? गैस कांस्टेंट बराबर P क्या था? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। बाई N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। T क्या है? टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर। आई बात समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। क्या मिला फॉर्मूला? हिंदी वालों के लिए गैस नियतांक बराबर दाब गुना, एक मिनट टूट गया, थोड़ा ऊपर हो गया, दाब गुना आयतन बटा मोल की संख्या गुना तापक्रम। चलिए अब एसआई यूनिट लिखिए। क्या होगा एसआई यूनिट? प्रेशर का क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा? मोल। और टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। यानी कि मीटर -2 है, मीटर क्यूब है, 1 मीटर बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन मीटर बाई मोल इंटू केल्विन। न्यूटन मीटर क्या है? जूल है। जूल बाई मोल इंटू केल्विन, यानी कि जूल पर मोल पर केल्विन। क्या होगा? जूल पर मोल पर केल्विन। जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। यही ऐसा यूनिट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वांटिटी हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश,
इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यह क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? डेफिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़िएगा, 10th में पढ़े हुए होइएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है यह बताइए। एटम का नाम आपने सुना है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, जिसको टुकड़ा करना पॉसिबल नहीं है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम। एटम के अंदर में आप क्या जानते हैं? एटम के बारे में आप क्या जानते हैं? एटम स्फेरिकल होता है, एटम स्फेरिकल होता है जिसका साइज 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है। और क्या जानते हैं? एटम के अंदर में, एटम जो है हॉलो स्फेरिकल है, एटम के अंदर में एक और हॉलो स्फेयर है, एक और स्फेरिकल सेल है बहुत छोटा, जिसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस। इसका साइज इस ऑर्डर का है। अब देख लीजिए इसके कंपेयर में यह बहुत छोटा है। कितना छोटा है आप खुद देख लीजिए, कितना छोटा है आप खुद देख लीजिए। 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या जानते हैं आप? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पार्टिकल्स हैं, तीनों के पास मास है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पार्टिकल्स है, तीनों के पास मास है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था कि जिस दो पार्टिकल के पास मास है वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये कहना था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि जिस दो पार्टिकल के पास मास है वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन फैक्ट क्या है? दो न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्ट करते हैं, एक दूसरे पर विकर्षण का बल लगाते हैं। आकर्षण का बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो प्रोटॉन के बीच में नहीं लगता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं लगता है। क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि विकर्षण का बल, यानी दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वह गलत हो गया। नहीं, मास है, लेकिन मास के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक प्रॉपर्टी और है। मास के साथ साथ, यानी मास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और उसी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। हम आपको 12 में यह दिखाएंगे कैलकुलेट करके कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कितना गुना अधिक
10⁻40 टाइम्स के आसपास अधिक जो है वह फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है वहां पर, नेग्लिजिबल हो जाता है। मास के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है लेकिन नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हम लोग डिफाइन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन which is responsible for force of repulsion between two electrons or between two protons is called electric charge. Clear? हिंदी में सुन लीजिए इस बात को, मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण जिस गुण के कारण दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन एक दूसरे को विकर्षित करते हैं वह गुण कहलाती है विद्युत आवेश, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, डिफिनीशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पर लिखिएगा आप लोग एसआई यूनिट कूलम। क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट कूलम। ठीक है, कैपिटल सी कूलम, कूलम यही एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। एक मिनट, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ये क्या है, इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ठीक है, क्लियर, आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं, 10th में पढ़ना था। The flow of charge through a conductor is called electric current. फिर से, the flow of charge through a conductor is called electric current. ठीक है, तो कहने का मतलब यह है इस करंट का मेजरमेंट कैसे होता है, इस करंट के स्ट्रेंथ का मेजरमेंट कैसे होता है। तो मान लीजिए कि यह एक कंडक्टर है, जिससे होकर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है। ये मोटाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या कहते हैं इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, टी टाइम में, टी टाइम में क्यों चार्ज फ्लो हुआ, किस रेट से चार्ज फ्लो होगा। ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो किस रेट से चार्ज फ्लो होगा, यूनिट टाइम में क्यू बाई टी। और यही रेट, टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लो से मेजरमेंट होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय द टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्या होगा, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, करंट के स्ट्रेंथ को, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हमको फॉर्मूला क्या मिल रहा है, हमको फॉर्मूला मिल रहा है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बाई टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर
चार्ज बाय टाइम। क्या फॉर्मूला मिलेगा हिंदी में? हिंदी में फॉर्मूला मिलेगा, यही लिख देता हूं, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होता है, बता चुके हैं हम पहले ही, एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है एसआई यूनिट? एम्पियर। और यह एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये लाफ्ट था, वैसे लाफ्ट कभी नहीं होगा। 12 के अंत तक यूनिट एंड डायमेंशन जो फर्स्ट चैप्टर है वह एंड नहीं होगा। स्टार्ट जरूर 11th में होता है, लेकिन एंड 11th में नहीं होता है, एंड होता है 12th के अंत में। क्योंकि 12th के अंत तक जो नए फिजिकल क्वांटिटीज आते जाएंगे, सबका हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।